अब कारक, ये 12 भाव होते हैं कुंडली में। प्रथम भाव, पहला भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्न का मतलब है शरीर। पहले भाव का कारक सूर्य होता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो, लग्न से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहां कोई राशि नहीं लिखा है। सूर्य प्रथम भाव का कारक होता है। प्रथम भाव चूंकि लग्न है, शरीर है, स्वास्थ्य, आयु आदि का भाव है, और सूर्य जीवन दाता ग्रह है, औषधि का कारक है, आत्मा का कारक है। तो इसलिए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे पहले आत्मा ही होती है। तो इसलिए सूर्य को प्रथम भाव का कारकत्व दिया गया है। अब प्रथम भाव आयु स्वास्थ्य के लिए जाना जाता, प्रमुख यही है तो सब कुछ लग्न में तो सब कुछ आ जाता है, मान सम्मान धन ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये आयु और स्वास्थ्य का भाव है, क्योंकि शरीर है पूरा। तो जब भी किसी के स्वास्थ्य के बारे में, आयु के बारे में निर्णय करना होगा, उस समय कारक को ध्यान में रखना है। किसी भी भाव के कारक को ध्यान में रखना है। तो कोई भी किसी भी भाव के बारे में जानना, जैसे लग्न के बारे में, स्वास्थ्य आयु आदि के बारे में जानना है, तो पहले हम क्या देखेंगे? भाव देखेंगे। भाव, भावेश, जो उस भाव का स्वामित्व लिए हुए है, यानी उस भाव का फल करेगा। और तीसरा है कारक। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, बिना इनके फलित हो ही नहीं सकता है। इन तीन को निश्चित रूप से देखना है। तो सूर्य लग्न का कारक है। द्वितीय भाव, यहां का कारक गुरु को कहा गया है। गुरु द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव। गुरु को 4 भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरु स्वयं धन का कारक होता है, इसलिए धन भाव का कारकत्व गुरु को दिया गया है। ग्रहों के कारकत्व में मैं सब कुछ बता आया हूं आप लोगों को। गुरु संतान का कारक होता है, और पंचम भाव संतान का भाव है, इसलिए पंचम भाव का कारकत्व गुरु को दिया गया है। पंचम भाव पेट का भाव है, और गुरु पेट का कारक है, इसलिए गुरु को पंचम भाव का कारकत्व दिया गया है। नवम भाव, गुरु धर्म का कारक है, और नवम भाव धर्म का भाव है, इसलिए गुरु को नवम भाव का कारकत्व प्राप्त है। गुरु न्याय का कारक है, नवम भाव न्याय का भाव है, इसलिए गुरु को नवम भाव का कारकत्व दिया गया है। अब ये बात बहुत ध्यान रखने की है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब न्याय की बात आएगी तो फिर कोर्ट कचहरी, वकील वकालत जज, इन सब की बात भी आएगी। जब इंटरकास्ट मैरिज की बात आएगी तब भी
गुरु और नवम भाव की बात आएगी, क्योंकि ये धर्म का भाव है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है इन बातों को। नवम भाव का कारकत्व सूर्य को भी प्राप्त है, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव है और सूर्य पिता का कारक है। इस पूरी सृष्टि का पिता सूर्य ही है, जिसे राजा भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, मुखिया वही है। तो सूर्य का को भी नवम भाव का कारकत्व प्राप्त है, लेकिन केवल पिता के मामले में। अन्य मामले में जो भी कारकत्व है वो गुरु को प्राप्त है। एकादश भाव का कारकत्व गुरु को प्राप्त है। एकादश भाव का संबंध भी धन से है, क्योंकि एकादश भाव को हम आय भाव कहते हैं, लाभ भाव कहते हैं, इनकम हाउस कहते हैं। तो यानी एकादश भाव भी धन का भाव हुआ और गुरु धन का कारक है। इसलिए दूसरा, गुरु उम्र में बड़ा होता है, ये बड़े भाई का भाव है। इसलिए गुरु को बड़े जनों का, वरिष्ठ जन का कारकत्व प्राप्त है। और ये केवल बड़े भाई का ही नहीं, आपके सभी वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का भाव भी एकादश भाव है। इसलिए गुरु स्वयं ही वृद्ध ग्रह है, इसलिए गुरु को इस एकादश भाव का कारकत्व दिया गया है। तृतीय भाव, बुध और मंगल। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है। मंगल छोटे भाई का कारक है, गुरु बड़े भाई का कारक है, मंगल छोटे भाई का कारक है, बुध छोटी बहन का कारक है। तो पहले हम बुध मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल छोटे भाई का कारक है। गुरुजी बड़ी बहन का कारक नहीं, नहीं है। वो हम अभी बताएंगे। मंगल छोटे भाई का कारक है, तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है, इसलिए मंगल को तृतीय भाव का कारकत्व दिया गया है। तृतीय भाव पराक्रम के लिए जाना जाता है, साहस के लिए जाना जाता है, परिश्रम के लिए जाना जाता है, और मंगल स्वयं ही कैप्टन कहलाता है। मसल्स का कारक भी मंगल ही है। मंगल एक युद्ध प्रिय, साहसी, लड़ाई झगड़े करने वाला ग्रह है, इसलिए तृतीय भाव को का कारकत्व मंगल को दिया गया है। बुध छोटी बहन का कारकत्व बुध के पास में है, और बुआ का कारकत्व भी बुध के पास है। छोटी बहन और बुआ या अन्य लड़कियां, इन सबका कारकत्व बुध के पास में है। और बड़ी बहन की जब बात होगी तो एकादश भाव बुध और गुरु, इन तीनों को देखना होगा। बुध को तृतीय भाव का कारकत्व इसलिए भी प्राप्त है
कि बुध श्वास नली का कारक ग्रह है और ये गर्दन का भाव है। श्वास नली गर्दन में होती है। जब भाव के कारकत्व में बता रहा था तो गले का भाव मैंने द्वितीय और तृतीय दोनों को बताया था। और गले का संबंध, गला से वाणी निकलती है तो बुध वाणी का कारक है ही। शुक्र का भी संबंध गले से है क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव का, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी बनता है। तो अगर बुध और शुक्र दोनों ही बलवान हो, द्वितीय भाव, तृतीय भाव या पंचम भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को गायक बना सकते हैं या कलाकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर बुध का जो कारकत्व है वो चूंकि गर्दन का, श्वास नली का कारक बुध है और ये भाव भी गर्दन का, गले का भाव है, इसलिए बुध को इसका कारकत्व दिया गया है। इसके अलावा मंगल, छठे भाव का कारकत्व भी मंगल के पास में है। छठे भाव का कारकत्व मंगल के पास क्यों है? वही बात पहले वाली, मंगल हिंसा प्रिय ग्रह है और ये भाव हिंसा का भाव है। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, शत्रुता, चोट और छोटे मोटे ऑपरेशन, और मंगल इन सभी का कारक है। इसलिए मंगल को छठे भाव का कारकत्व दिया गया। शनि को भी छठे भाव का कारकत्व दिया है क्योंकि ये भाव रोग का भाव है और शनि रोग का कारक है, इसलिए शनि को भी छठे भाव का कारकत्व दिया गया है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव को सबसे पहले इसका जो कारक है वो चंद्रमा है। चतुर्थ भाव सबसे पहले माता के लिए जाना जाता है और चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए चतुर्थ भाव का कारकत्व चंद्रमा को दिया गया है, लेकिन केवल माता के संबंध में और मन के संबंध में, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन और माता के संबंध में यदि देखना है तो चतुर्थ भाव के स्वामी और चंद्रमा को देखना होगा। लेकिन इसका जो दूसरा कारकत्व है वो मंगल का भी है। अब मंगल का कारकत्व, प्रमुख कारकत्व देखिए चंद्रमा ही है। चतुर्थ भाव का स्थिर जो कारक है वो चंद्रमा ही है, लेकिन मंगल केवल जब भूमि भवन की बात आएगी, शहरी भूमि एवं भवन की बात जब आएगी तो मंगल को यहाँ का कारक माना जाता है। कृषि भूमि के लिए शनि को कारक माना जाता है। मंगल के अलावा शुक्र को भी चतुर्थ भाव का कारकत्व प्राप्त है क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है और चतुर्थ भाव वाहन का भाव है। समस्त प्रकार की अचल संपत्ति चतुर्थ भाव से देखी जाती है, इसलिए समस्त प्रकार की अचल संपत्ति का कारक शुक्र को माना जाता है।
समस्त प्रकार। अब समस्त में क्या हुआ, क्या क्या आया? वाहन भी आ गया, भूमि भवन भी आ गया। अभी मैंने मंगल की बात की थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर शुक्र को भी ले रहा हूं। शुक्र को मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर पर्टिकुलर प्रश्न किसी का भूमि एवं भवन के मामले में है तो आप मंगल को देखेंगे, लेकिन जब अचल संपत्ति की बात हो तो शुक्र को देखेंगे। अब अचल संपत्ति में जवाहरात भी आते हैं, वाहन भी आता है, भूमि एवं भवन भी आता है, नौकर चाकर भी आता है, जबकि नौकर का कारक शनि, जनता का कारक चंद्रमा को भी कहा जाता है और शनि को भी कहा जाता है। तो जब स्पेशली वाहन की बात देखनी हो तो हम केवल शुक्र को देखेंगे और चतुर्थ भाव भावेश को देखेंगे। भूमि भवन का जब प्रश्न हो तो हम मंगल को देखेंगे और चतुर्थ भाव भावेश को देखेंगे। मन एवं माता के लिए, जनता के लिए चंद्रमा को देखेंगे, कृषि भूमि के लिए शनि को देख लेंगे। अब जब शिक्षा की बात आएगी तो हम बुध को देखेंगे। चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है और बुध शिक्षा का कारक ग्रह है, तो इसलिए बुध को चतुर्थ भाव का कारकत्व भी प्राप्त है। तो चतुर्थ भाव के 4 कारक हो गए। प्रमुख कारक, स्थिर कारक चंद्रमा है, पंचम भाव का केवल गुरु है, छठे भाव का मंगल और शनि है और सप्तम भाव का शुक्र है। सप्तम भाव का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव है और शुक्र विवाह का कारक है। ध्यान से सुनिएगा, विवाह का कारक शुक्र है। कुछ लोग गुरु को कहते हैं, गुरु विवाह का कारक नहीं है, विवाह का कारक केवल शुक्र है। तो जब विवाह की बात आएगी तो सप्तम भाव भावेश और शुक्र को देखना होगा। वो कुंडली चाहे पुरुष की हो अथवा स्त्री की। अब शुक्र पत्नी का कारक भी है, स्त्री का कारक भी है शुक्र। तो इसलिए जब पुरुष की कुंडली में हम विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे तो शुक्र को देखेंगे, लेकिन स्त्री की कुंडली में जब वैवाहिक सुख की बात होगी, वैवाहिक जीवन की बात होगी, विवाह की बात होगी, तो हम गुरु को भी देखेंगे, क्योंकि गुरु पति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक। तो इस तरह से पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव भावेश के अलावा केवल शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी है और विवाह का कारक भी। लेकिन जब स्त्री की कुंडली होगी तो विवाह के लिए शुक्र को भी देखना है और पति कारक गुरु को भी देखना है। तो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश के अलावा शुक्र और गुरु दोनों को देखना होगा, जबकि पुरुष की कुंडली में केवल शुक्र को देखना है, गुरु को नहीं। और सप्तम भाव भावेश, तो शुक्र का कारकत्व इसलिए सप्तम भाव को प्राप्त है। अष्टम भाव का कारकत्व
शनि को दिया गया है। अष्टम भाव मैंने आपको बताया था कि ये आयु का भाव है, मृत्यु का भाव भी यही है, और शनि आयु का कारक है। इसलिए शनि को अष्टम भाव का कारकत्व दिया गया है आयु की वजह से। इसके अलावा कौन सा हो गया, अष्टम हो गया। नवम भाव में बता चुका मैं, सूर्य और गुरु। अब दशम भाव, जब इंक खत्म हो जाती है, दशम भाव का कारकत्व शनि और बुध को प्राप्त है। शनि को इसलिए प्राप्त है कि दशम भाव कर्म का कारक है, और दशम भाव शनि भी कर्म का कारक है। दशम भाव और शनि दोनों ही कर्म के कारक हैं, इसलिए शनि को दशम भाव का कारकत्व दिया गया। बुध का कारकत्व क्यों दिया गया है मुझे नहीं मालूम, हमारे ग्रंथों में है बुध का को भी दशम भाव का कारकत्व दिया गया। तो हम बुध को भी देख लेते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से शनि को ही देखना है। इसका मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं है कि बुध को यह कारकत्व क्यों दिया गया है। बुध कुमार ग्रह है, छोटा बालक है। बुध बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है, हंसी मजाक का कारक है, और काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे भाव का स्वामी बनता है। हालांकि छठा भाव नौकरी का भाव है, तो क्या नौकरी का भाव है इसलिए बुध को दशम भाव का कारकत्व दे दिया गया है? कह नहीं सकते, क्योंकि नौकरी का कारक शनि भी है, जबकि दशम भाव व्यापार और नौकरी दोनों के लिए जाना जाता है। बुध व्यापार का कारक है, और काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है, नौकरी के भाव का। शायद इस वजह से बुध को भी दशम भाव का कारकत्व दे दिया गया है, तो एक बार उसे भी देख लेना चाहिए। प्रमुख रूप से आप दशम भाव, भावेश और शनि, इनसे काम चला सकते हैं, लेकिन बुध को भी ध्यान में रखिए। एकादश भाव का कारकत्व मैं बता चुका हूं, केवल गुरु को प्राप्त है। द्वादश भाव का कारकत्व फिर शनि को प्राप्त है। द्वादश भाव हानि का भाव है, दुख का भाव भी है, व्यय का है, हॉस्पिटल का है जहां व्यक्ति एडमिट हो जाता है, और मोक्ष का भाव, मृत्यु का भाव है। इसलिए शनि को शनि को मृत्युदाता भी कहा जाता है, न्याय दाता तो कहा ही जाता है, शनि को मृत्युदाता भी कहा जाता है। तो इसलिए द्वादश भाव का जो कारकत्व है वो शनि को दिया गया है। 6, 8, 12 ये तीन भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, बुरे भाव कहलाते हैं। तो इसलिए भी शनि को द्वादश भाव का कारकत्व मिला हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक और कुंडली बताते हैं
एक और सब्जेक्ट इसके बाद फिर बंद करते हैं। ग्रह का बल देखने के लिए मैंने बार बार षडबल की बात की है। षडबल में षड का मतलब 6 प्रकार के बल, उनमें से एक दिशा बल है और सबसे ज्यादा अंक दिशा बल को ही मिलते हैं। तो हम दिशा बल की बात करेंगे कि कम से कम आप बाद में षडबल देखें या ना देखें, लेकिन दिशा बल जरूर देख लीजिए। तो सूर्य और मंगल देखिए, ये जो दशम भाव है ये दक्षिण दिशा का भाव है। ये पूर्व है, जो लग्न है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। तो सूर्य और मंगल को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, जिसे दिग्बल कहते हैं। यानी कि सूर्य मंगल यहां शत्रु राशि में भी होंगे तब भी ये बलवान होंगे, तब भी ये बलवान होंगे। सूर्य उदित होता है यहां पर जब सुबह 6 बजे के आसपास, जो भी सूर्योदय का समय होता है, उस समय सूर्य लग्न में होता है, यानी पूर्व दिशा से उदित होता है। फिर सूर्य का रास्ता क्या है? दक्षिणायन और उत्तरायण। तो सूर्य इस दिशा से चलते हुए आता है, तो दोपहर में यहां पहुंचता है दशम भाव में। अब दोपहर में बिल्कुल सीध में होता है सूर्य, उसी समय सबसे ज्यादा ताप पृथ्वी पर पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी उसी समय होती है। सूर्य उसी समय बहुत तेज होता है, यानी बलवान होता है। और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल को भी दशम भाव में ही दिशा बल प्राप्त होता है। तो अब इसका महत्व मैंने बताया कि दिशा बल जिस ग्रह को प्राप्त होता है वो ग्रह बलवान हो जाता है, शत्रु राशि में होकर भी वो बलवान रहेगा। तो सूर्य मंगल को दशम भाव में और बुध गुरु बुध और गुरु को लग्न में दिशा बल प्राप्त होता है। चंद्रमा और शुक्र, इन्हें चतुर्थ भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। शनि को सप्तम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, ये पश्चिम दिशा है। तो यहां पर यदि शनि है तो बलवान होगा, चंद्र शुक्र यहां पर बलवान हो जाते हैं। और उल्टी दिशा में वो निर्बल हो जाते हैं। जैसे गुरु और बुध यदि सप्तम में होंगे तो वो थोड़ा निर्बल हो जाएंगे, शनि लग्न में होगा तो निर्बल होगा, सूर्य मंगल चतुर्थ में होंगे तो निर्बल होंगे, चंद्र शुक्र दशम में होंगे तो निर्बल होंगे। ये एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर लगाने हैं। तो यहां पर इन ग्रहों को दिशा बल प्राप्त होता है। कारकत्व तो अलग बात है,
दिशा बल अलग बात है। दिशा बल यानी कि ग्रह कहां पर बल प्राप्त करता है, बलवान होता है। कारकत्व एक अलग चीज है, उस भाव का गुरुजी, कारकत्व। हाँ बोलिए। जैसे बुध गुरु सप्तम भाव में निर्बल हो जाएंगे, हम्म शनि लगन में निर्बल हो जाएगा, हम्म हम्म चंद्र शुक्र दशम में और सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में निर्बल होंगे। हम्म अच्छा, अगर ये खुद की राशि के या फिर उच्च के नीच हुए तो? अब वो आप लगा लीजिए। मैंने अच्छा। इसीलिए लास्ट में बोला कि ये हम्म। एक फैक्टर है और बहुत सारे हैं। मुझे हाँ। कहने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप सारे फैक्टर लगाएंगे। अगर अच्छा अच्छा। अपनी राशि में होगा तो हाँ, तो वो बलवान हो उसे जाएगा। बलवान हो जाएगा, हम्म। उच्च राशि में होगा तो बलवान हो जाएगा। अच्छा, ये सर शत्रु राशि में होने पर निर्बल हो जाएंगे? शत्रु राशि में है तो निर्बल हो जाएगा, लेकिन हाँ। इसके बावजूद अगर उस पर एक दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उनसे थोड़ा सा बल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। तो ये सारा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, अंश अंश देखने पड़ेंगे, कहीं संधि भाग में तो नहीं है। अंश अच्छे होने चाहिए, सटबल में देखिए, सारी चीजें देखनी होंगी ना। मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, ये सभी कुछ देखना होगा। आपको तुम। हाँ, वर्गोत्तम भी देखना होगा, पुष्कर नवांश, विष नवांश, मृत्यु भाग अंश, 22वां दृष्टांत, 64वां नवांश, ये सारा सब कुछ देखना होगा। इसीलिए तो पढ़ाया है ये सब कुछ। तो जी। आज का क्लास यही समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है